कुछ रोज़ पहले बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा साहब ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट तकरीर की और उस तकरीर के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे इंडिया की मीडिया को, गोदी मीडिया को एक नई एनर्जी मिली है और उनकी इस तकरीर को इंडिया के मीडिया के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इंडिया के बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स उस पर लिख रहे हैं और तरह तरह की कमेंट्री उनके एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। आज इसी तकरीर के हवाले से इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है India.com, उन्होंने एक डिटेल में रिपोर्ट लगाई है। इस रिपोर्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वकारुज़्ज़मा बिल्कुल भी खुश नहीं है मोहम्मद यूनिस से। एक तो उन्होंने फैक्टर बाहर का गिनवाया है। उन्होंने कहा ये जो सॉवरेनिटी वाली जो बात उन्होंने की है ये असल में ISI की वजह से की है, यानी ISI के साथ जो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, इस पे वकारुज़्ज़मा खुश नहीं है अनलाइक अदर ऑफिसर्स, क्योंकि बांग्लादेश की फ़ौज में सिर्फ वही डिसीजन मेकर नहीं है, बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जिनकी बात को सुना जाता है। तो कहते हैं इस पे वो खुश नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा एक पर्सनल लिंक है, वकारुज़्ज़मा साहब जो हैं शेख हसीना साहिबा की कज़िन के हस्बैंड हैं, शेख हसीना की कज़िन है, उनके हस्बैंड है, इनको अपॉइंट शेख हसीना ने किया था। तो फैमिली टाइज बड़े गहरे हैं शेख हसीना साहिबा के दरमियान और इनके दरमियान। दूसरा उन्होंने ये भी बात की है और तीसरा उन्होंने फिर कुछ डिसीजन मेकिंग जो हुई हैं मोहम्मद यूनिस की सरकार के द्वारा, उस पर उन्होंने कहा कि इनको आपत्ति है। अब ये मामलात हैं क्या, इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर प्रो इंडिया जो मिलिट्री के अंदर अगर कोई बंदा है उसको आंसर करना चाहिए। आज प्रोग्राम के आखिर में पूछूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप दिखाऊंगा आपको, वो क्लिप देखिएगा और मुझे समझाइएगा कि ये जो शेख हसीना की पॉलिसीज़ थी इंडिया को लेकर, क्या बांग्लादेश का कोई फ्यूचर था उसके अंदर। अब वो इंपॉर्टेंट क्लिप थोड़ी देर में चलाता हूँ यहाँ पर इस प्रोग्राम में, लेकिन पहले आप ज़रा ये देख लीजिए India.com ने वकारुज़्ज़मा के बारे में आज क्या लिखा है। कहते हैं एंटी इंडिया यूनिस प्लॉटिंग अगेंस्ट बांग्लादेश आर्मी चीफ, जनरल ज़मा इज एंग्री ड्यू टू इट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान ISI। Bangladesh Army Chief Wakaruzzama has been unhappy with the Mohammad Yunus led interim government for quite some time। अभी की बात नहीं है, काफ़ी अरसे से लेकर वो नाखुश हैं। And has often raised questions about the country's democratic future and the deteriorating law and order condition following the ouster of Sheikh Hasina। अब देखें लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, अगर वकारुज़्ज़मा साहब को उस पर एंग्री होना चाहिए तो अपने आप से होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी है ना लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। फ़ौज की जिम्मेवारी, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। और आजकल तो इनको इख्तियारात भी मिले हुए हैं, पावर्स भी दिए गए हैं उनको, जो कि आम दिनों में नहीं होते, तो आजकल इनको दिए गए हैं जिसके तहत ये लॉ एंड ऑर्डर के भी जिम्मेवार हैं। तो यहाँ यूनिस फिट नहीं बैठता। यूनिस का काम है वो टास्क असाइन करे और जिन प्लेयर्स को वो टास्क असाइन करता है उनका फिर आगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको पूरा करें। तो ये तो बहाना यहाँ पर कोई नहीं बन रहा, ठुस हो गया बहाना। यूनिस के ऊपर इसका इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता डायरेक्टली। आगे वो कहते हैं कि अनदर पॉसिबल रीज़न फॉर मिसट्रस्ट बिटवीन यूनिस गवर्नमेंट एंड जनरल वकारुज़्ज़मा इज दैट ही वाज अपॉइंटेड Army Chief during Sheikh Hasina's regime. Additionally, Zama's wife is the cousin of the deposed Prime Minister and the two families have deep ties। अब ये बहुत सारी इंडिया की न्यूज़ आउटलेट्स ने और ने भी लिखा है इस तरह की बातें कि वो डिस्ट्रस्ट है और ये सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ तक के सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है इतना सीरियस लेवल का डिस्ट्रस्ट नहीं है। ये जो कुछ भी लिख रहे हैं ना, डिस्ट्रस्ट नहीं है, ये क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। इन्होंने एक तो वकारुज़्ज़मा के बारे में ये कुछ लिखा है, लेकिन इसके अलावा एक और भी मिसाल के तौर पर टॉप का ऑफिशियल है बांग्लादेश की मिलिट्री का, उसके बारे में जितना लिखा गया है ना उसके खिलाफ, उतना शायद ही किसी और मिलिट्री के ऑफिशियल के बारे में लिखा गया हो। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैज़ुर रहमान साहब जो कि क्वार्टर मास्टर जनरल हैं बांग्लादेश की आर्मी के, उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया है रिसेंटली। इंडिया की जो मीडिया है, इंडिया उनको काफ़ी टारगेट कर रहा है, यानी प्रेशराइज करने की उनको गालिबन कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उनकी बात सुन नहीं रहे। इसी वजह से उनके खिलाफ मीडिया में नाम ले लेके कंपेन्स की जाती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको ख़ास फ़र्क पड़ेगा कि इंडिया क्या सोचता है या इंडियन मीडिया क्या सोचता है। उनका काम बांग्लादेश की हद तक लिमिटेड है और वो अपना काम ही कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कुछ रिपोर्ट्स उनके बारे में दिखाता हूँ आपको। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आर्मी के अंदर इंडिया डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वकारुज़्ज़मा के बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं,
कि वो नाखुश हैं, मोहम्मद यूनिस से नाखुश हैं, मिलिट्री कू कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ दीगर जो ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में भी लिख रहे हैं, उनके अगेंस्ट लिख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ दिन पहले लिखा, स्पेकुलेशन राइफ ओवर कूप अगेंस्ट बांग्लादेश आर्मी चीफ। ये जो रिपोर्ट है ना, वकार जमा की स्पीच से पहले की है, ये जनवरी की रिपोर्ट्स हैं, यानी ये काफ़ी अरसे से लेकर ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ हो आर्मी के अंदर। इन्होंने लिखा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफ बांग्लादेश आर्मी, नोन फॉर हिज प्रो इस्लामिक सेंटिमेंट्स, मे बी प्लॉटिंग टू टेक ओवर द reins of the army. It has been learnt Rahman had engaged with the visiting chief of Pakistan's ISI and its delegation to Dhaka last week. बहुत सारे और भी इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने फैजुर रहमान साहब के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। तो ये जो मिलिट्री के अंदर रिफ्ट क्रिएट करने की अटैम्प्ट्स हैं, ये इंडियन मीडिया काफ़ी अरसे से कर रहा है। ये अचानक से नहीं हुआ वकार जमा की स्पीच के बाद, ये पहले से हो रहा है। ये दिसंबर जनवरी से मामलात शुरू हो गए थे, जब ये बिल्कुल नाउम्मीद हो गए पॉलिटिकल लीडरशिप से, बीएनपी वाले भी इनकी नहीं सुन रहे, तो अब ये मिलिट्री में रिफ्ट कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के भी कामयाबी के इम्कानात काफ़ी कम है। ये बात फैक्ट है कि मिलिट्री के अंदर चूंकि पिछले काफ़ी अरसे से लेकर अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस शेख हसीना साहिबा करती रही हैं, पिछले काफ़ी अरसे से लेके, और उन्होंने हर बार कोशिश की है पॉलिटिकल डिसीशंस लेने की। जब भी वो भर्ती करती थी कोई नई, या फिर जब वो प्रमोशंस करती थी, तो कैपेबिलिटीज से ज़्यादा उनका ध्यान इस तरफ होता था कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ किस तरह की हैं। तो इन्होंने यही कोशिश की है 15 साल तक। लिहाजा आर्मी एज अ इंस्टीट्यूशन तो हम नहीं कह सकते कि पॉलिटिसाइज्ड है, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ऐसा होता तो रिवोल्यूशन आता ही नहीं, जो गुज़िश्ता साल का रिवोल्यूशन था वो नहीं आता। आर्मी फायर भी मारती, सब कुछ करती, लेकिन शेख हसीना को बचा के रखती। इसका साफ मतलब यह है कि मिलिट्री एज अ इंस्टीट्यूशन पॉलिटिसाइज्ड नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि इसमें इक्का दुक्का कोई ऐसे लोग हों, जैसे ब्लैक शीप्स हर जगह होते हैं, तो ये हो सकता है कि इनमें कुछ ऐसे लोग हों जिनके ऊपर इंडिया को आसरा हो कि इनको इस्तेमाल करते हुए कुछ गड़बड़ क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। अब इन हजरात से एक क्वेश्चन है आखिर में, वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की, नरेंद्र मोदी का क्लिप देखिए, ये 2001 का है, गुजरात के दंगों से 1 साल पहले का। इस क्लिप के अंदर आपको नरेंद्र मोदी की मुसलमानों के बारे में ख्यालात का पता चलेगा कि वो क्या सोचता है और उसका जो माइंड सेट है वो क्या है मुसलमानों के बारे में। आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने, मैंने ऐसे मुसलमान इस्लाम, उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। ओके, तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, those who are belong to the Islam, they are doing this activity. Unless the people, we can't understand. ना मुझे ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ करें आप जुलाई का रिवॉल्यूशन रिवर्स कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, और बांग्लादेश को आप स्लोली इंडिया के जोन में धकेलते जाते हैं जैसे शेख हसीना साहिबा कर रही थी, तो डू यू रियली थिंक कि इस तरह के जो वहाँ पर रिजीम है इंडिया के अंदर, इस तरह की जो रिजीम है जिनके ये ख्यालात हैं मुस्लिम मुआशरों के बारे में, क्या इनके साथ आप लॉन्ग टर्म पीस में रह सकते हैं? एक वाक़या हुआ है सिर्फ बांग्लादेश में, जुलाई वाला, और टोन अचानक से तब्दील हो गई है। खून का रिश्ता कहते थे पहले, खून का रिश्ता आप और हम, लेकिन अब देखिए बीजेपी सरकार की टोन चेंज हो गई है, अब डिफरेंट टोन है उसकी। तो क्या इस तरह की रिजीम के साथ आप लंबे अरसे तक चल सकते हैं? इनकी तो इंटेंशन इनके बातों से ही साफ तौर पर जाहिर है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। वो बांग्लादेश को दारुल हर्ब के तौर पर देखते हैं कि ये दारुल हर्ब है, पाकिस्तान दारुल हर्ब है, असल में वी आर एट वॉर विद देम, ये मेंटलिटी है उनकी। और सिर्फ अल्फाज नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, इस तकरीर के 1 साल के बाद 2002 के गुजरात दंगे हो गए थे जिसमें 2500 मुसलमान शहीद हुए थे। तो मुझे बताइए, इस तरह के जो नेबरहुड है ना, उसके साथ आप कैसे चल सकते हैं फ्यूचर में, किस तरीके से? या तो आप टोटली सरेंडर कर दें उनके सामने,
मतलब जो बोले, जिस तरह शेख हसीना ने किया है, जो वहां से आदेश आता था तो ये कर देती थी, या तो आप ऐसे बन के रहें। लेकिन अगर आप ऐसे बन के रहते हैं तो सिक्किम आपके सामने 1975 में जिस तरीके से सिक्किम भी टोटली बिछा हुआ था ना इंडिया के सामने, लेकिन फिर भी बात हजम नहीं हुई, था टोटली उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में, एक एक पॉलिटिशियन उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में था इंडिया के, लेकिन फिर भी उनको अनेक्स करना पड़ गया इस सब के बावजूद भी। तो बांग्लादेश इस तरह की मेंटलिटी रखने वाले पॉलिटिकल सेटअप के सामने कितने डेकेड्स और सर्वाइव कर सकता था? आपके मुल्क के अंदर घुस गए थे, तकरीबन पॉलिटिकल सिस्टम हाईजेक करके रखा हुआ था। इससे आगे कितना रेजिस्ट करता बांग्लादेश सियासी सतह पर? नहीं कर सकता था ज़्यादा अरसे तक। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो रिवॉल्यूशन आया हुआ है ये नेसेसिटी है बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी ऑटोनॉमी के लिए। ये रिवॉल्यूशन ज़रूरी था, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बजाय अंडू करने के सोचने के कि ये वो लास्ट ईयर का रिवॉल्यूशन अंडू हो जाए, ये बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट में होगा कि इसी को कैपिटलाइज किया जाए और फ्यूचर का बांग्लादेश इसी की बुनियाद पर बनाया जाए।